नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम सवाल पूछ रहे हैं सेहत का बीमा महंगा क्यों इतना। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बीमारियां बढ़ रही हैं, इलाज महंगा हो रहा है और अब इलाज से पहले जो सहारा होता है यानी हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ये खुद सरकार ने बताया। कैसे? सरकार ने संसद में बयान दिया है कि पिछले 3 सालों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम करीब 23% तक बढ़ चुका है या महंगा हो चुका है। सवाल ये है कि जब महंगाई पहले ही जेब पर इतना बड़ा बोझ डाल रही है, तब क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं? आज हालात ये हैं कि जिस पॉलिसी को लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लेते हैं, उसी की किस्त भरना अब कई परिवारों के लिए चुनौती बन गया है। कई लोग मजबूरी में कवरेज कम कर रहे हैं, कई लोग पॉलिसी रिन्यू ही नहीं कर पा रहे हैं और कई लोग तो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले 10 बार सोचने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस अब धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है? क्या कंपनियां बढ़ते क्लेम का हवाला देकर प्रीमियम बढ़ा रही है या फिर मुनाफे का खेल ज्यादा बड़ा है? और क्या सरकार के पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे इलाज की सुरक्षा भी बनी रहे और जेब पर बोझ भी ना बढ़े? आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती कीमत ने कंज्यूमर की चिंताओं को बढ़ाया है? इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। पॉलिसी बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस हेड सिद्धार्थ सिंघल और सुप्रीम कोर्ट में वकील दिनेश जोटवानी, जो इस तरह के कई मामलों में पैरवी कर चुके हैं और अपनी एक राय रखते हैं। तो पहले तो मैं सिद्धार्थ आपके पास आता हूं कि देखिए, बाकायदा ये संसद में दिया हुआ बयान है सरकार की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में 23% प्रीमियम बढ़ा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। 23% एक बहुत बड़ी रकम होती है। आप समझ लीजिए, कई लोग होंगे जो अब इस प्रीमियम को चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। क्या ये कंपनियों की तरफ से बढ़ाई गई, मतलब सच में उनके ऊपर इतना बोझ है? 2 कारण भी हैं उसमें जो बताए गए संसद के अंदर। वो ये कि एक तो इन्फ्लेशन, जो मेडिकल इन्फ्लेशन आप कह लो, ये कंपनियों की तरफ से हवाला दिया जाता है, और दूसरा आप कह लीजिए कि जो ये गवर्नमेंट है या जो पूरा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं और वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, लेकिन 23% का इजाफा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले धन्यवाद विपिन जी, इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि अब सरकार ने भी एक तरीके से दर्शाया है जीएसटी कम करके, कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके से बहुत ही बेसिक और प्राथमिक नीड है, जिसको सभी सब लोगों के पास ये होना चाहिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, जो एक अगर हम बात करें कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे बढ़ता है, ये क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक पूल है जहां पे लेट्स से बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, अपना प्रीमियम पूल करते हैं। 100 में से अगर मान लीजिए 3 या 4 5 कस्टमर्स क्लेम करते हैं, उस पूल से ही उस क्लेम को पे किया जाता है, और जो बैलेंस होता है, जो कि बेसिकली एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के पास होता है। अब जैसे जैसे इंक्रीमेंट, 2 तरीके से कारण बढ़ता है कि 1, या तो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स का जो अमाउंट है, जो मेडिकल खर्चा है, जो कि औसतन एक तरीके से माना जाता है कि 13 से 14% पर साल हमारा इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो 13 से 14% हर साल मेडिकल की कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब उस मेडिकल की कॉस्ट के कारण 2 या 3 कारण हैं कि या तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई, मान लीजिए अब जैसे बहुत सारी रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, जो कि दो फ्रॉम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज है और वो होनी भी चाहिए। बट क्योंकि वो रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी महंगी होती है, तो क्लेम का अमाउंट जो है वो बढ़ता है। सिमिलरली, जैसे जैसे हॉस्पिटल इंडिया में प्राइवेटाइज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो एक तरीके से औसतन एक क्लेम्स का अमाउंट है वो बढ़ता है। जैसे जैसे क्लेम का अमाउंट बढ़ता है, तो प्रीमियम का अमाउंट भी उसी को एक तरीके से कंपनीज को स्टेबल रखने के लिए, उस पूल को एक मेंटेन करने के लिए उसी को फॉलो करता है। तो अगर आप देखें, जैसे 23% 3 साल में करीब करीब अगर मैं मानूं तो 7 से 8% हर साल एक तरीके से प्रीमियम बढ़ा है, जबकि जो कि मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 13 से 14% है। तो एक तो ये एक कारण है जिसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़ते हैं। दूसरी चीज है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा बहुत सारे ऐसे अब प्लान्स
लाए जा रहे हैं जिसमें आप प्लान्स एक तरीके से काफ़ी मॉड्यूलर हो गए हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि प्लान्स के बेनिफिट्स आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप बेसिकली अपना प्रीमियम चूज़ कर सकते हैं, आप कितना प्रीमियम देना चाहते हैं। थोड़े से अगर आप बेनिफिट्स बढ़ाते हैं तो आप प्रीमियम ज़्यादा देंगे। बेनिफिट्स अगर आप थोड़े से कम करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम कम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो एक तरीके से एक प्लान्स जो चलिए, कि तो पहले ये बहुत ही सिद्धार्थ एक बात है जो ठीक है, हम इसको एक मोटा आधार मानते हैं। जो भी आपने कहा कि एक तो इन्फ्लेशन की इलाज महंगा हो चला है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से ज़्यादा लोग अब इंश्योरेंस लेने लगे हैं, तो उस हिसाब से जो अगर बिजनेस देखा जाए कि भाई आपको कितना मिल रहा है और कितना आपको पे कर रहा है, उसके लिए प्रीमियम महंगी होती जा रही है। लेकिन मैं आता हूँ अब दिनेश जी के पास। दिनेश जी, जो बहुत बड़ी दिक्कत या शिकायत भी है, ये तो एक बहुत आइडियल सिनारियो हुआ जो सिद्धार्थ जी ने हमारे सामने रखा, उसको भी समझने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, वो है मिस सेलिंग। जिस समय हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, उस समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इनफैक्ट लिखा हुआ बताया जाता है, ब्रोशर के अंदर अंडरलाइन भी किया जाता है कि आपकी जो फला प्रीमियम है ये इतने साल तक नहीं बढ़ेगी, इसमें ये होगा। एज ब्रैकेट का भी नहीं समझाया जाता कि अगर आप इस एज ब्रैकेट से उस एज ब्रैकेट में गए तो उसमें एक ही साल में कितना जंप आ जाएगा। नीचे छोटे छोटे सितारे लगे रहते हैं, और अगले साल जब आदमी दोबारा रिन्यू कराने जाता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। चूंकि मैं मानता हूं कि आपने कई सारे इस तरह के केसेस देखे होंगे, लड़े भी होंगे, मैं आपकी एक ऑन ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग इस मामले पे समझना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने एक केस स्टडी एक हमको समझाया कि ये हो रहा है, लेकिन क्या उतना ही हो रहा है, उसके अलावा सब सही है? हाँ विपिन जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। और मैं क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी ऐसे सारे केसेस करता हूँ, तो मैं एक कंज्यूमर की तरफ से बोलना चाहूँगा, इंडस्ट्री की तरफ से नहीं। तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाना ही क्यों पड़े, पहली बात तो लोगों को। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी लाते हैं, बहुत बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपके पास क्या, आपके क्या-क्या डिज़ीज़ेज़ हैं पहले। और छोटी-सी भी कोई बात निकल आई, जो डॉक्टर ने अपने इस प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी और आपको मैच नहीं करती होगी आपकी पॉलिसी से, तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। और मैं इंडस्ट्री की पर्सपेक्टिव से भी कहना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ये प्रीमियम हर साल क्यों बढ़ा रही है? हालाँकि गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल्कुल बंद कर दिया लास्ट ईयर। और क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि आप इतना सारा पैसा तो वकीलों को दे रहे हैं। आप क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, केस चलता है सालों-साल। कई ऐसे केसेज़ हैं, मेरे 10 से ऊपर ऐसे केसेज़ हैं जिनको 5 साल से ऊपर हो गया। वो केस चल रहे हैं, कभी स्टेट कंज्यूमर फोरम में, कभी नेशनल कंज्यूमर फोरम में। आप छोटी-छोटी बात पे रिजेक्ट कर देते हैं क्लेम को। एक इंश्योरेंस कंपनी उसी पे ही, उसी पॉलिसी पे एक्सेप्ट कर रही है, और दूसरी उसी उसी व्यक्ति की दूसरी पॉलिसी नहीं, वो रिजेक्ट कर देती है। ये कैसे हो सकता है? तो इसमें मैं मैं एक कंज्यूमर की तरफ से, एक पेशेंट की तरफ से, एक सिटीज़न की तरफ से मैं विनती करना चाहूँगा कि इनका ऑडिट होना चाहिए। इरडाई इज़ कंप्लीटली उनके पास एम्पावरमेंट है कि वो जाके ऑडिट करें कि कितने इन्होंने क्लेम्स लास्ट ईयर दिए हैं। इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि आप पूल कर दीजिए सारा पैसा, और उसमें से आप देते जाइए जिसको एक्चुअली नीड है। और लेकिन ये रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्ट करके किसको दे रहे हैं? अपने वकीलों को दे रहे हैं सारा। अगर यही पेशेंट को दे देते, 5 साल केस चल रहा है, इतनी हियरिंग्स हो रही हैं, क्या आपके काउंसिल्स नहीं ले रहे पैसा? आपके इतना बड़ा-बड़ा लीगल डिपार्टमेंट आपने रखा हुआ है क्लेम्स रिजेक्ट करने के लिए, और क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में। यानी आपके लॉयर्स आपको अपॉइंट करने हैं, कोई दिल्ली से थोड़ी ना जाएगा गाँव में कोई क्लेम हुआ हो तो। ये सारा का सारा। और एक बात और बताऊँ, मैंने ऑब्ज़र्व की है, ये बात इन इंडस्ट्री की ये हो रही है कि वो अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है ये कंपनी के 500 एम्प्लॉइज़ हैं, 1000 एम्प्लॉइज़ हैं, चलो इनको दे देते हैं। जब इंडिविजुअल जब जाएगा, कोई सीनियर सिटीज़न जाएगा, उसका रिजेक्ट कर देते हैं ये। तो ये जो प्रीमियम बढ़ाना, या मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर सिर्फ 9.9% प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ है, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए। तो आपका बेस ही इतना बड़ा हो गया है, तो 9.9% बहुत होता है, जी। देखा जाए तो।
नहीं, वही सर, दिनेश जी, आप तो फिर भी ये कह रहे हैं कि बात क्लेम तक गई। मैं तो क्लेम से पहले की ही बात कर रहा हूं सिद्धार्थ, कि क्लेम तो तब है जब कोई बीमार पड़े, लेकिन जो हर साल का रिन्यूअल हो रहा है वही इतना महंगा होता जा रहा है कि वो बहुत लोगों की हद से बाहर निकल जाता है। अच्छा, जब आपको बेचा जाता है वो कभी एक्सप्लेन नहीं करते कि हम 5-5 साल के ब्रैकेट में चलते हैं। आज आप 45 साल के हो, कल 46वें साल में लगोगे तो एक नया प्रीमियम आपके उसमें जुड़ जाएगा, कोई नहीं बताता। दूसरी बात, उसमें ये भी नहीं बताते हैं कि 5 साल का लॉक इन, और 5 साल का लॉक इन बोल के अगले साल ही बढ़ जाता है, और अगर आप फोन करके पूछें तो पता चलता है कि भाई नहीं, ये तो ये हो गया, वो हो गया। मतलब 50 तरह के एक्सप्लेनेशन होते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि कॉर्पोरेट वाले में तो फिर भी सुनवाई हो जाती है, लेकिन जो इंडिविजुअल खरीदता है उसकी तो कोई नहीं सुनता। और कई बार तो चलती चलती पॉलिसीज बंद हो जाती हैं, आपको बोला जाता है कि अब ये कंटिन्यू नहीं हो रही है, आपको दूसरे में शिफ्ट करना है, और लगभग नई पॉलिसी खरीदने जैसा होता है। तो मैं ये समझना चाहता हूं सिद्धार्थ कि IRDAI इस पर नजर तो रखता है और बहुत कुछ गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है, लेकिन क्या कोई कंपनी फॉलो करती है? और तो और IRDAI ने अब तो हर पॉलिसी के साथ कहा है, किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी की जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको शुरू में सरल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देने, कोई फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, तो देखिए, इसमें अगर मैं भी कंज्यूमर की तरफ से बात करिए, तो IRD की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। जैसे आपने बताया, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट है, जहाँ सिंपल शब्दों में पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है, राइट? वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कस्टमर को। यस, लेट्स से अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर सकता, बट अपने एंड पे जो हम करते हैं, और पॉलिसी बाजार का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि एक तरीके से क्लियर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो है कस्टमर को दी जाए, क्योंकि इंश्योरेंस या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में मिससेलिंग का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, और आइडिया यही है कि इसको सबसे मतलब कम से कम इनफैक्ट जीरो ही किया जाए। सो दैट इज वन। दूसरा, आई थिंक देखिए, प्रीमियम्स जो है इंश्योरेंस कंपनीज, अगर अगर मैं एक एज अ इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से बात करूं, तो अब इसमें दो पार्टीज हैं मेजरली। एक है जो क्लेम पे करना जिसको क्लेम पे करना है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरी पार्टी है जहां पे हम क्लेम ले रहे हैं, जो कि एक तरीके से हॉस्पिटल्स है। तो ये दो पार्टीज में, एक हॉस्पिटल्स है जहां पे हम सब जानते हैं कि मेडिकल एडवांसमेंट भी हुई है, कई बार अब्यूज भी होता है, कई बार ओवर बिलिंग्स भी होती हैं, कई बार हर तरीके की चीजें होती हैं। तो एक पार्टी है जहां पे, और लार्जली जैसे इंडिया में अब सब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कम है, और मतलब ज्यादातर जो हेल्थ केयर डिपेंडेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। तो एक पार्टी है जहां पे द कॉन्सेप्ट इज कि पेशेंट पर पेशेंट रेवेन्यू कितना ज्यादा है, वो एक है। दूसरी पार्टी है जहां पे जिसको वो पे करना है। अब दोनों के बीच में जो थोड़ी सी रसाकशी है, ये एक प्रॉब्लम एरिया है, और इसमें मुझे लगता है कि आई थिंक सरकार की तरफ से हेल्थ केयर रेगुलेटर कैन बिकम ये जो आप बता रहे हैं, अब ये सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, मैं एग्री करूंगा आपकी बात से, ये सेकंड एरिया है। पहला वाला तो प्रीमियम वाला हो गया, अभी हम उस पर और बात करेंगे। लेकिन आपने सब कुछ कर लिया, महंगी प्रीमियम भी दे दी, और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तब इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कई जगह आपका जीरो मतलब कैशलेस होती है वो पॉलिसी, लेकिन कई हॉस्पिटल कहते हैं कि पहले पैसा रखिए, फिर वो आपको इस तरह की बातें करते हैं कि क्योंकि हमें को तो 3 महीने बाद पेमेंट आएगा, पता नहीं पूरा आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारी पॉलिसी तो यही है। आप कंपनी को फ़ोन लगाते हो कि वो तो ऐसा बोल रहे हैं, तो वहाँ से जो कंज्यूमर सेंटर होता है या जो भी बैठा होता है वहाँ पे कोई एक साधारण सा व्यक्ति जो आपको समझा देता है कि नहीं सर वो तो ऐसा नहीं बोल रहे। कुल मिला के कोई निराकरण नहीं होता है, और अंत में बहुत सारे लोगों को मजबूर, हाँ बाद में उनको रीपे हो जाता होगा, लेकिन फिर क्या काय की कैशलेस पॉलिसी, किस तरह की कैशलेस पॉलिसी? वहां तो व्यक्ति परेशान हो गया, इसीलिए तो पॉलिसी खरीदी थी कि किसी दिन ऐसा मौका आए तो आपको ये चिंता ना पड़े कि मेरे पास कितने पैसे हैं कितने नहीं पैसे, मैं जाके हॉस्पिटलाइज हो जाऊं और उसके बाद क्लेम सेटल होता रहेगा। वकील साहब, दिनेश साहब, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कई बार तो हमने दोनों पार्टियों को बिठा के शो किया है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा के निकल जाते हैं और आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। मैं तो यहां IRDAI को भी बोलूंगा कि उन्होंने ग्रे एरिया छोड़ रखा है। आप क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम बनाते जिसमें चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, या फिर उसमें वो जो थर्ड पार्टी रहती है जो दोनों के बीच में रहती है, जो आपको सारा सेटलमेंट कराती है, दोनों से जोड़ती है, इनकी सबकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो कैशलेस वाला सिस्टम है, ये
रिव्यू होना चाहिए कि आपको बोला, आपको पॉलिसी दी कैशलेस की, और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और इतने सारे डिस्प्यूट हैं, जिसको कहते हैं कि लैक ऑफ सर्विसेज अंडर कंज्यूमर कोर्ट एक्ट, कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। अगर आपको आपकी डेड बॉडी नहीं रिलीज की, एक केस में आपकी डेड बॉडी नहीं रिलीज की कि भाई आपने पूरे नहीं दिए, वो कैशलेस पे था, इंश्योरेंस कंपनी ने डिले कर दिया। देखिए कितनी इनकी लापरवाही है, या आप जो भी कह लीजिए, डेफिशिएंसी है या लालचपन है। आप इसमें हॉस्पिटल को भी आप ब्लेम कर सकते हैं कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। इनको देखना चाहिए हर तरीके की सिचुएशन में कैसे आ सकता है पेशेंट आपके पास। और कैशलेस अगर आपने एक हफ्ते के बाद हॉस्पिटल को दिया और मेरे को जमा कराना पड़ा, तो इट इज हरासमेंट ऑन मी। मेरे पास हो सकता है उस वक्त पैसे ना हो, और ये भी एक कंज्यूमर, ये इतने सारे केसेस तो इसीलिए ही चल रहे हैं, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। तो एक बात तो अलग हो गई कि प्रीमियम हर साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंडिविजुअल्स को ये बिल्कुल ही क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम करते हैं, कोई ना कोई उसमें फ्लॉ निकाल देते हैं। अगर आपका कोई फ्लॉ नहीं भी निकला तो डिले कर देते हैं, तो आपका पहले आपको हॉस्पिटल में जमा कराना पड़ता है, फिर जब आपके पास उनके पास पैसा आता है तो वो आपको वापस देते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम है, कैश में दें, क्रेडिट कार्ड से दें, तो उसमें काफ़ी सारी लेक्यूनास हैं। आई थिंक ये अरेंजमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड service providers, hospitals, has to be very clear. It also needs to be regulated. रेगुलेशन इंश्योरेंस कंपनी की भी नहीं होनी चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए कि हॉस्पिटल से किस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं। कुछ मैंडेटरी क्लॉजेस डालने चाहिए इनको कि अगर कैशलेस है, आपने उसका प्रीमियम लिया है, आपने उस पर डिजीजेस डिफाइन कर रखी हैं, आप नहीं उसको डिनाई कर सकते। हाँ, अगर आपको बाद में लगता है कि आपने कुछ ज्यादा दे दिया, तो आप अपना हॉस्पिटल से आर्बिट्रेशन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक छोटा मुझे ब्रेक लेना होगा, फिर लौट के आएंगे और एक थोड़ा सा टेक्निकल व्यू लेंगे यहाँ पर दिनेश जी से और सिद्धार्थ जी से कि क्या क्या नियम कहते हैं इस समय प्रीमियम को लेकर। क्या कोई गाइडलाइन है या फिर ये बिल्कुल ओपन है कि आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। IRDA का इसमें क्या नियम कानून है, टेक्निकली कितना पॉसिबल है कि आप हर साल जितनी चाहे उतनी प्रीमियम बढ़ा दे या कोई उसका लिमिट भी है। ये सारी अहम बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज यहां पर बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में लाइफ इंश्योरेंस की। सरकार ने खुद कहा संसद के अंदर कि पिछले 3 साल में 23% के आसपास प्रीमियम बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा है। उसी पर हम बात कर रहे थे कि क्या कोई सिस्टम नहीं है इस चीज़ का। अब समय बहुत कम रहेगा तो क्विक जवाब चाहूँगा आपसे मैं। दिनेश जी, लॉ क्या कहता है, IRDA की गाइडलाइंस क्या कहती है, किस हिसाब से प्रीमियम को बढ़ाया जा सकता है? क्या उसमें कोई लिमिटेशन या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है? आप म्यूट पर हैं सर। हाँ, सॉरी विपिन जी, लॉ में वैसे लिमिटेशन तो नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं, और वो आपको दिखाना पड़ेगा कि इतनी कॉस्ट बढ़ गई है हेल्थ केयर की, 23% बढ़ गई है एवरी ईयर। जब बेस हाई हो रहा है 9% पर ईयर बढ़ रहा है, 10%। इतना क्या हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ गया है। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि AI की बात हुई थी अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और डायग्नोस्टिक की हुई थी, तो इससे तो कॉस्ट कम होगी। वो कह रहे हैं कि जो डायग्नोसिस AI के हिसाब से होंगे, इट विल बी सुपरवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स, बट वो जूनियर डॉक्टर भी देख सकते हैं उसको। सो यू डोंट नीड एक्सपेंसिव डॉक्टर्स टू डू इट। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। इस तभी मैंने शुरू में कहा IRDA को ऑडिट करना चाहिए कि ये 10% जो 23% 3 इयर्स में हुआ है, और लास्ट ईयर 9.9% हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली देखा जाए तो। राइट, तो लॉ तो नहीं कहेगा, IRDA कहते हैं कि इट शुड बी लिंक टू द कॉस्ट, और वो कॉस्ट कैसे पता लगेगी, वो आपका जब तक ऑडिट नहीं होगा। और ऑडिट क्विकली एक कमेंट, क्योंकि समय मेरे पास कम है, मैं सिद्धार्थ से भी ले लेता हूं। सिद्धार्थ, हाल फिलहाल में पिछले 6-8 महीने, साल भर के अंदर IRDA ने काफी ऐसे नियम कायदे कानूनों को सख्त किया है जिससे वो कंज्यूमर की तरफ जानता है, मतलब वो भी समझते हैं कि इसके अंदर काफी कुछ ऐसा है जहां कंज्यूमर बड़ा हेल्पलेस महसूस करता है। क्या इस लाइन पे कुछ काम हो रहा है सिद्धार्थ? आपको शायद सिद्धार्थ के साथ संपर्क टूट गया। जी सर, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, बोलिए।
हाँ, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो ऑडिट का स्कोप है, आप इंश्योरेंस कंपनी का ही मत रखिए, आप हॉस्पिटल्स का भी रखिए। क्या उनकी कॉस्ट बढ़ी है? क्या वो टाइम पे क्लेम सेटल कर रहे हैं? क्या इनके जब कैशलेस कहते हैं, तो कैशलेस कितने केसेस में ये करते हैं? तो जो ऑडिट का स्कोप हो, आप जबकि जीएसटी कम हुआ है आपका, जीएसटी तो हटा दिया है। दिनेश जी, कई आपका बार तो फिर ये भी शिकायतें देखा सुनने को मिलती है कि कोई इंडिविजुअल अगर कैश पेमेंट में जा रहा है तो उसके लिए अलग रेट हो जाता है, कोई अगर बीमा लेके गया है तो उसके लिए अलग रेट हो जाता है। हाँ, तो उन्होंने पूरा बाइफिक्रेशन कर लिया है। एक मोबाइल के जैसे प्लान होता है ना, उसकी तरह कर दिया है कि आप ये लेंगे, आपको ये डिजीज है तो इतना है। आप बिल्कुल इतने ज्यादा उसमें फैक्टर्स कर दिए हैं कि हालांकि आप अपना प्रीमियम चूज करते हैं, बट जब आप क्लेम करने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अरे ये तो 80% तो मेरे को फेक बताया गया था। बीच पे इतने जी, सारे बहुत बड़ी दिक्कत तो एक मिस सेलिंग की ही है। प्रीमियम का बढ़ना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है, बड़ा कारण है, उस पर भी कुछ होना चाहिए। और साथ में क्लियरिटी का ना होना, चीज़ों को साफ ना होना, और जब आप क्लेम लेने जाते हो तब आपको आश्चर्यचकित तरीके से पता चलता है कि अच्छा ये था या अगले साल की जब प्रीमियम बहुत सारी बढ़ के आती है, बहुत सारे लोग तो उसे दोबारा रिन्यू ही नहीं करा पाते हैं या फिर उनको अपना कवर घटाना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह की गाइडलाइंस आएंगी जहां पर पहली बात तो कि मिस सेलिंग घटे, क्लियरिटी आए, ताकि व्यक्ति अपना निर्णय सही तरीके से ले सके। और कितनी प्रीमियम एक साल में बढ़ सकती है, सारी चीज़ों का अनुमान यहाँ वकील साहब ने कहा, ऑडिट हो, सही पैमाना निकाला जाए कि भाई इतना कॉस्ट बढ़ा है और इतना कंज्यूमर के ऊपर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।